जय हिंद बच्चों। आज हम क्लास 12th केमिस्ट्री का केमिकल काइनेटिक्स का लेक्चर नंबर 4 लेके आए हैं। पिछले 3 लेक्चर्स में हमने केमिकल रिएक्शन के रेट के बारे में पढ़ा, रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में पढ़ा। हमने पढ़ा कौन कौन से फैक्टर्स जो केमिकल रिएक्शन के रेट को अफेक्ट करते हैं। देन हमने ऑर्डर मॉलिक्युलरिटी ऑफ अ रिएक्शन पढ़ा, एलिमेंट्री कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के बारे में हमने पढ़ा। आज हम बात करेंगे जीरो ऑर्डर रिएक्शन की। तो बहुत सिंपल सा जीरो ऑर्डर रिएक्शन का कॉन्सेप्ट है, एक फॉर्मूला है उसका। उसमें हम बात करेंगे हाफ लाइफ टाइम की और कुछ पीवाईक्यूज के न्यूमेरिकल को हम सॉल्व करेंगे। तो बड़ा सिंपल सा पोर्शन अब सेकंड इस पर्टिकुलर चैप्टर में स्टार्ट होने वाला है। तो आप अपने नोट्स बनाना शुरू कीजिए, कॉपी पेन निकाल लीजिए और चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा केमिकल काइनेटिक्स का आज का लेक्चर। तो बच्चों, हमने जब इस चैप्टर को स्टार्ट किया तो फर्स्ट लेक्चर में हमने देखा कि जो केमिकल रिएक्शन होती है उसका जो रेट होता है वो 2 टाइप का होता है। पहला इंस्टेंटेनियस रेट और दूसरा एवरेज रेट। जो एवरेज रेट है उस एवरेज रेट को हम एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में हमें वैल्यूज गिवन होती हैं कि टाइम t1 पे जो वैल्यू ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन है वो r1 है, t2 टाइम पे जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो r2 है। तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता था? r2 माइनस r1 डिवाइडेड बाय t2 माइनस t1। इसे हम एवरेज रेट कहते थे। और इंस्टेंटेनियस रेट के लिए हमने देखा था कि जो भी कर्व आता है, रेट ऑफ रिएक्शन का जो कर्व है, उस कर्व पे टेंजेंट डाल के और उस इंस्टेंटेनियस रेट को कैलकुलेट किया जाता था। और वहां हमने कहा था कि इस इंस्टेंटेनियस रेट को निकालना थोड़ा सा डिफिकल्ट है बाय द टेंजेंशियल मेथड। तो उस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए आता है इंटीग्रेटेड रेट लॉ, जहां पे इस इंटीग्रेटेड रेट लॉ का यूज करके हम क्या करते हैं, कैलकुलेशन आसानी से करते हैं। तो इंटीग्रेटेड रेट लॉ से हमें आज स्टार्ट करना है कि द concentration dependence of rate of reaction is called differential rate equation। ये हमें पता ही है। It is not always convenient to determine instantaneous rate as it is measured by determining of slope of the tangent at point t in concentration versus time plot। याद कीजिए, ऐसा कुछ हमने बनाया था कि अगर ये टाइम का एक्सिस है, ये अगर कॉन्सेंट्रेशन है और रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन की अगर हम बात करें तो ऐसा कुछ कर्व आता है। और अगर यहाँ पे हमें इंस्टेंटेनियस रेट निकालना है तो हम क्या करते हैं, ऐसा टेंजेंट ड्रॉ करके और फिर उसका कैलकुलेशन करते हैं। तो ये मेथड थोड़ा सा डिफिकल्ट है। तो क्या करते हैं इसके लिए, दिस मेक इट डिफिकल्ट टू डिटरमाइन द रेट लॉ एंड हेंस ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। तो इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए we can integrate the differential rate equation to give a relation between directly measured experimental data। कि जो भी हमारा एक्सपेरिमेंटल डेटा है, तो जो डिफरेंशियल रेट इक्वेशन है, उस डिफरेंशियल रेट इक्वेशन को अगर हम इंटीग्रेट कर दें तो बहुत आसानी से हम उस चीज को कैलकुलेट कर सकते हैं। दैट इज कॉन्सेंट्रेशन एट डिफरेंट टाइम्स एंड रेट कांस्टेंट। तो अगर हम यहाँ पे डिफरेंशियल रेट इक्वेशन में इंटीग्रेशन कर दें उसका, तो इंटीग्रेट करने पे t के टर्म्स में वो वैल्यूज हमें मिल जाएगी और वहां पे हम आसानी से कैलकुलेशन कर सकते हैं, उसका रेट कांस्टेंट कैलकुलेट कर सकते हैं। तो टेंजेंशियल मेथड के डिसएडवांटेज को ओवरकम करने के लिए क्या आता है, हमारा इंटीग्रेटेड रेट लॉ। अब हमें सिर्फ सिलेबस में 2 ही ऑर्डर के लिए इंटीग्रेटेड रेट लॉ पढ़ना है। एक पढ़ना है जीरो ऑर्डर के लिए और एक हमें पढ़ना है फर्स्ट ऑर्डर के लिए। तो आज हम बात करेंगे जीरो ऑर्डर की। ठीक है, नोट कीजिए इतना। बढ़े आगे, चलिए। जीरो ऑर्डर रिएक्शन। कंसीडर अ रिएक्शन R कन्वर्टिंग इनटू द P। एक रिएक्शन हम कंसीडर करते हैं जिसमें रिएक्टेंट कन्वर्ट हो रहा है किसके अंदर, प्रोडक्ट P के अंदर। फॉर दिस अगर हम रेट लिखें, रेट डिफरेंशियल रेट इक्वेशन अगर बनाए तो इट विल बी माइनस dr/dt इज इक्वल्स टू K और पावर ऑफ रिएक्टेंट।
अब यहाँ पे हमें सीधे सीधे बोल दिया है कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना है, 0, और रिएक्टेंट एक ही है, तो इस रिएक्टेंट की पावर क्या हो जाएगी बच्चों, 0 हो जाएगी। अब वी नो वेरी वेल कि किसी भी टर्म का अगर पावर 0 होता है तो वो कितना हो जाता है, 1 हो जाता है। तो क्या बन जाएगा यहाँ पे, माइनस dr बाय dt इज इक्वल्स टू क्या बचा, सिर्फ k बचा। इस माइनस को हम इधर भेज दें तो इट विल बी dr बाय dt इज इक्वल्स टू माइनस k, dt को उधर भेज दिया तो dr बराबर कितना हो गया, माइनस k dt। अब इंटीग्रेट कर दें बोथ द साइड्स, तो वी नो वेरी वेल कि जो dx का इंटीग्रेशन है वो कितना होता है, x, सिंस इंटीग्रेशन ऑफ dx इज इक्वल्स टू x, तो क्या बन जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ dr विल बी व्हाट, इट विल बी इक्वल्स टू r विल बी, इंटीग्रेशन ऑफ dt विल बी t, तो माइनस kt, और साथ में क्या लगा दें, c। क्लियर है। अब जरा देखिए, ये जो पर्टिकुलर वैल्यू है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ r है, ये वेरी करेगा, क्योंकि जैसे जैसे टाइम के साथ रिएक्शन होने लगेगी वैसे वैसे रिएक्टेंट की वैल्यू कम होने लगेगी। तो रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन जो है वो वेरिएबल है, तो इस पूरे को हम क्या लिख सकते हैं, y। टाइम वेरिएबल है, इसको क्या लिखा जा सकता है, x। तो ये क्या बन गया, y बराबर mx प्लस c, मतलब ये एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है, y इज इक्वल्स टू mx प्लस c। अब इसमें भी जो स्लोप है वो स्लोप कैसा हो गया बच्चों, नेगेटिव। तो अगर इस पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए हम ग्राफ बनाएं तो ग्राफ कैसा बन जाएगा, एक स्ट्रेट लाइन जो कि कैसी होगी, डिक्रीजिंग होगी, लाइक दिस। और स्लोप कितना होगा इसका, स्लोप विल बी इक्वल्स टू माइनस के। ठीक है। अब अगर हम यहाँ पे c का वैल्यू कैलकुलेट करें तो क्या हो जाएगा c के वैल्यू में, कि इफ t इज इक्वल्स टू 0 हो जाए, कि अगर रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं हुआ है तो t का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। और अगर t का वैल्यू 0 है तो जो भी इनिशियल वैल्यू ऑफ कॉन्सेंट्रेशन है वो हमें अवेलेबल होगा। इसको ऐसे समझ सकते हैं कि सपोज करो कि मैंने एक समोसे की दुकान खोली, ठीक है। अब समोसे की दुकान खोली है तो जब तक मेरे समोसे बिकेंगे नहीं तब तक मुझे पैसा मिलने वाला नहीं है। तो रिएक्टेंट क्या हो गया मेरा, समोसा, और प्रोडक्ट क्या हो गया, पैसा। तो जब अगर मैंने 100 समोसे बना के रखे हैं और जब तक समोसे बिकना चालू नहीं होंगे तब तक 100 के 100 समोसे बने रहेंगे। तो वैसे ही जब तक रिएक्टेंट रिएक्शन में पार्टिसिपेट करना शुरू नहीं करेगा तब तक कॉन्सेंट्रेशन ऑफ जो रिएक्टेंट है वो क्या रहेगा, इनिशियल के बराबर। तो 8t बराबर 0 पे जो r है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट वो किसके बराबर हो जाएगा, r0 के, जहां पे r0 क्या है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। r0 इज इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन हो गया। ठीक है, वैल्यू को पुट कर दें इन 1 तो क्या बन जाएगा, t की जगह तो 0 हो गया तो c बराबर क्या बन गया, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ r0। पुट वैल्यू ऑफ 2 इन 1 तो क्या बन गया फाइनल, r इज इक्वल्स टू माइनस के टी प्लस r0। r0 को इधर ले आए तो क्या बनेगा, माइनस के टी बराबर r माइनस r0। माइनस साइन इधर कर दें तो k बराबर क्या हो गया, r0 माइनस r डिवाइडेड बाय t। इट इज द एक्सप्रेशन फॉर रेट कांस्टेंट ऑफ अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। क्लियर है। तो यहां पे हमें c का वैल्यू क्या मिल गया, r0, और कब मिला, जब t बराबर क्या हो जाए, 0। तो अगर यहाँ पे हम कॉन्सेंट्रेशन टर्म लिख दें रिएक्टेंट का और यहाँ पे अगर हम टाइम लगा दें तो जब टाइम 0 को अप्रोच करेगा मतलब t की वैल्यू क्या होने लगेगी, 0, तब हमारा r का वैल्यू क्या हो जाएगा, r0।
मतलब जब इस लाइन को अगर हम आगे बढ़ाएं तो ये किस पॉइंट पे इंटरसेप्ट कर रहा है, R0 पे इंटरसेप्ट कर रहा है। तो इसका इंटरसेप्शन पॉइंट कितना आ गया, R0। अब ये ग्राफ जो है आपको एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, वो ग्राफ दे देता है और पूछता है कि आइडेंटिफाई करो कि ये जीरो ऑर्डर का है या फर्स्ट ऑर्डर का है। तो अगर जीरो ऑर्डर का ये ग्राफ है तो आप ध्यान रखेंगे जो इंटरसेप्शन पॉइंट होगा, जो वाई एक्सिस पे ये लाइन कट करेगी, वो कहां कट करने वाली है, R0 पे। तो फाइनल एक्सप्रेशन क्या बन गया जीरो ऑर्डर के लिए, K इज इक्वल्स टू इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन माइनस फाइनल कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय टाइम। नोट कीजिए इसे। ठीक है, बढ़े आगे। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शंस आर रिलेटिवली अनकॉमन बट दे ऑकर अंडर स्पेशल कंडीशन, जैसे सम एंजाइम कैटेलाइज्ड रिएक्शन। अब ये बच्चों ये सीधे एनसीईआरटी से हमने उठाया हुआ है, तो आपको एज इट इज इसको याद रखना है कि जो अगर एंजाइम के कैटेलिस्ट के प्रेजेंस में कोई रिएक्शन हो रहा है, मतलब वो कौन सा है, जीरो ऑर्डर है। एंड रिएक्शन विच ऑकर ऑन मेटल सरफेसेस, कि कोई भी रिएक्शन अगर मेटल के सरफेस पे हो रहा है, प्लेटिनम मेटल हो गया, गोल्ड मेटल हो गया, तो अगर कोई रिएक्शन मेटल के सरफेस पे हो रहा है तो वो क्या होगा, आपका जीरो ऑर्डर रिएक्शन होगा। जैसे एग्जांपल दिया हुआ है, डिकम्पोजिशन ऑफ गैसियस अमोनिया ऑन अ हॉट प्लेटिनम। हॉट प्लेटिनम सरफेस पे जब अमोनिया का डिकम्पोजिशन कराया जाता है तो ये कैसा है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। इसका मतलब क्या हो गया, अगर इस रिएक्शन के लिए हम रेट लिखें तो रेट विल भी क्या होगा, सिर्फ किसके बराबर होगा, के। क्यों, क्योंकि जो अमोनिया है इसके ऊपर डिपेंड ही नहीं कर रहा है, तो अमोनिया का पावर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पे किसी का भी पावर 0, 1, तो रेट सिर्फ किस पे डिपेंड करेगा, रेट कांस्टेंट पे। तो वो पर्टिकुलर रिएक्शन जहां पे किसी केमिकल रिएक्शन का रेट किस पे डिपेंड करता है, रेट कांस्टेंट पे डिपेंड करता है, वो आपका कौन सा होता है, जीरो ऑर्डर। तो पहला एग्जांपल जो एनसीईआरटी में हमें गिवन है कि अमोनिया आपका डिकम्पोजिशन ऑन हॉट प्लेटिनम सरफेस, ये कौन सा है, हमारा जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। सिमिलरली अगर HI का डिकम्पोजिशन कर दिया जाए इन प्रेजेंस ऑफ गोल्ड मेटेलिक सरफेस, तो ये भी क्या है, हमारा जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। यहां पे भी गोल्ड मेटेलिक सरफेस पे का ही रोल है, बाकी यहां इस रिएक्टेंट का कोई रोल नहीं है। तो या तो कोई रिएक्शन एंजाइम कैटेलिस्ट के प्रेजेंस में हो रहा हो, या सनलाइट यहां पे कहीं दिख जाए। एक एग्जांपल याद रखिएगा सनलाइट वाला, H2 plus Cl2 in presence of sunlight it converts to HCl। तो ये रिएक्शन भी कैसा है, आपका जीरो ऑर्डर है। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन में जो भी रिएक्शन का रेट है वो कभी भी रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता है। नोट कीजिए इसे। ठीक है, बढ़े आगे। चलिए अगला देखते हैं, हाफ लाइफ टाइम। अब बच्चों हाफ लाइफ टाइम क्या होता है, बताइए जरा, सोच के बताइए क्या होता होगा हाफ लाइफ टाइम। जैसे सपोज करो कि अगर मेरी उम्र भगवान ने 60 इयर्स डिसाइड कर रखी है ना। अब भगवान ही हमारी एज, ये वाला हमारे हाथ में नहीं है, मरना जीना, है ना। बोले सर हमारे तो हाथ में है, तो वो पागल लोग होते हैं जो अपने हाथों से अपने को मार लेते हैं। नेचुरल डेथ की हम बात कर रहे हैं, तो नेचुरल डेथ हमारे हाथ में नहीं है, ठीक है। तो अगर भगवान ने सपोज करो कि 60 इयर्स ऑफ एज मेरी डिसाइड कर रखी है, तो मेरी हाफ लाइफ टाइम कितनी हो जाएगी, 30 इयर्स। तो वैसे ही किसी केमिकल रिएक्शन के अंदर वो टाइम, जिस टाइम पे किसी रिएक्शन का जो रिएक्टेंट है उस रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन कितना हो जाए, हाफ हो जाए, उस टाइम को उसका क्या कहा जाता है, हाफ लाइफ टाइम। जैसे कि हमारे पास 100 मोल थे और 10 सेकंड के बाद कितने मोल बचे, 50 मोल। तो 10 सेकंड क्या होगा, उस रिएक्शन का हाफ लाइफ टाइम होगा। क्लियर है। तो क्या हो जाएगी डेफिनेशन,
time at which concentration of reactant becomes half from initial concentration is known as half lifetime. जैसे कि जब टाइम जो है t इट बिकम्स t हाफ, उस केस में क्या होगा, जो फाइनल प्रोडक्ट का रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन है वो कितना हो जाए R0/2। मतलब वो कॉन्सेंट्रेशन वो टाइम जिस पे रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन आधा रह जाए उसे क्या कहा जाता है, हाफ लाइफ टाइम। तो क्या फॉर्मूला लिखा था अभी हमने कि K इज इक्वल्स टू इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन माइनस फाइनल कॉन्सेंट्रेशन अपॉन टाइम। तो अगर टाइम t हाफ हो गया है तो फाइनल कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, इनिशियल का हाफ। तो ये हो गया 1/t हाफ R0 माइनस R की जगह क्या आ जाएगा R0/2, क्योंकि फाइनल कॉन्सेंट्रेशन क्या हो गया, इनिशियल का आधा। इसको अगर हम सॉल्व कर लें तो t हाफ बराबर क्या हो जाएगा, 1R0 में से हाफ R0 कैंसिल हो गया तो कितना बचा, हाफ R0, और t हाफ इधर गया है तो k क्या आ जाएगा नीचे। तो क्या बन गया फाइनल फॉर्मूला, t हाफ इज इक्वल्स टू R0/2k। सेकेंड फॉर्मूला कि हाफ लाइफ टाइम क्या होता है जीरो ऑर्डर रिएक्शन का, t हाफ इज इक्वल्स टू इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन अपॉन 2k, जहां पे k क्या है बच्चों, रेट कांस्टेंट। क्लियर है, नोट कर लीजिए। चलिए कुछ प्रॉब्लम्स करते हैं। देखिए पहला ही प्रॉब्लम किसका आ गया है, ग्राफिकल, कि विशाल प्लॉटेड अ ग्राफ बिटवीन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड टाइम फॉर अ रिएक्शन आर कन्वर्ट इनटू पी। विशाल ने एक ग्राफ प्लॉट किया है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आर और टाइम टी में, और इंटरसेप्शन पॉइंट कौन सा है, देखिए जरा, इंटरसेप्शन पॉइंट कौन सा है, R0। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ दिस ग्राफ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, प्रिडिक्ट द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। मैंने आपसे कहा था अभी कि अगर इंटरसेप्शन पॉइंट R0 होता है तो ये रिएक्शन कौन सा होता है बच्चों, ये होता है जीरो ऑर्डर का रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन हो जाएगा, जीरो ऑर्डर का रिएक्शन हो जाएगा। व्हाट डज द स्लोप ऑफ द लाइन इंडिकेट, ये स्लोप ऑफ द लाइन जो है किसके बराबर होता था, याद कीजिए, इट इज द -k के बराबर होता था। देखिए जरा, हमने करा है, स्लोप किसके बराबर आया था, -k के। तो ये क्या इंडिकेट कर रहा है, -k इस बात को इंडिकेट कर रहा है कि जो हमारा रेट कांस्टेंट है उसका वैल्यू कैसा है, नेगेटिव है। मतलब रेट है कॉन्सेंट्रेशन का वो क्या हो रहा है, टाइम के साथ डिक्रीज होता जा रहा है। तो नेगेटिव स्लोप हमें ये बताता है कि रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो टाइम के साथ क्या हो रहा है, डिक्रीज होता जा रहा है। रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन जो है इट इज डिक्रीजिंग विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। Concentration of reactant is decreasing with respect to time। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, concentration of reactant decreases with respect to time। What are the units of rate constant? तो याद कीजिए क्या यूनिट होता था रेट कांस्टेंट का, क्या फॉर्मूला था, K बराबर कॉन्सेंट्रेशन अपॉन टाइम
इंटू 1 अपॉन कॉन्सेंट्रेशन की पावर n। यहाँ पे n क्या होता था, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, तो 0 ऑर्डर है, तो ये क्या हो गया टर्म 1। तो सिर्फ क्या बचा, कॉन्सेंट्रेशन अपॉन टाइम बचा। कॉन्सेंट्रेशन का यूनिट मोल लीटर इनवर्स अपॉन में सेकेंड, तो क्या बन जाएगा फाइनल, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। तो क्या यूनिट हो गया इसका, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। क्लियर है, सीबीएसई 2019 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। बढ़े आगे, अगला है द डिकम्पोजिशन ऑफ NH3 ऑन प्लेटिनम सरफेस इज जीरो ऑर्डर रिएक्शन। बोल ही दिया है जीरो ऑर्डर है। इफ रेट कांस्टेंट K इज दिस, तो देखिए सबसे पहले बेटा न्यूमेरिकल में जब जो भी हमें गिवन है उस गिवन को हमें लिख लेना होता है। तो हमें रेट कांस्टेंट दे दिया है, मतलब क्या दे दिया है, K कितना 4 इंटू 10 की पावर -3 मोल सेकेंड इनवर्स, सॉरी मोलर सेकेंड इनवर्स। कैपिटल M क्या होता है, मोलर सेकेंड इनवर्स। इस दिस कैपिटल M इज मोल पर लीटर या मोलर जिसको हम बोलते हैं। हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू रिड्यूस इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NH3 फ्रॉम 0.1 टू 0.064। तो क्या कैलकुलेट करना है हमें, टाइम कैलकुलेट करना है। इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन कितना दे दिया हमें, 0.1 मोलर, और कितना हो गया फाइनल, R विल बी इक्वल्स टू 0.064। तो बस वैल्यू पुट करना है फॉर्मूले में। क्या होता था, K बराबर 1 अपॉन टी इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन माइनस फाइनल कॉन्सेंट्रेशन। टाइम निकालना है तो T यहां चला जाएगा, K नीचे आ जाएगा, तो 1 अपॉन क्या हो गया 4 इंटू 10 की पावर -3। इनिशियल का वैल्यू कितना है 0.1 माइनस 0.064। ठीक है, तो 0.1 में से 0.064 गया तो कितना बचा 0.036 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 10 की पावर -3। यहां से डेसिमल हटाएं तो नीचे क्या आ जाएगा 1000, 1000 से 10 की पावर -3 कैंसिल और 4 से 36 कैंसिल, तो कितना आ गया आंसर 9 सेकेंड। क्या आ जाएगा 9 सेकेंड। क्लियर है, तो बड़ा सिंपल सा न्यूमेरिकल है, बहुत ज्यादा टिपिकल आते ही नहीं है। फॉर्मूला है, तीन चीजें हैं, K है इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है, मतलब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और टाइम है। तीन में से कोई दो गिवन होगा, एक आपसे पूछेगा, बस इतनी सी बात है। ठीक है, नोट कर लीजिए इसे। बढ़े आगे, बोल रहा है द रेट कांस्टेंट फॉर अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज 2 इंटू 10 की पावर -2। मतलब क्या गिवन है, K इज इक्वल्स टू 2 इंटू 10 की पावर -2 मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। If the concentration of reactant after 25 second is 0.5 मोलर, तो टाइम दे दिया 25 सेकेंड। पूछ रहा है इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, और फाइनल कॉन्सेंट्रेशन हमारे पास है 0.5 मोलर। तो फॉर्मूला लगा दें, K इज इक्वल्स टू 1 अपॉन टी इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन माइनस फाइनल कॉन्सेंट्रेशन। K का वैल्यू कितना 2 इंटू 10 की पावर -2 मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स इज इक्वल्स टू कितना 1/25 सेकेंड। इनिशियल हमें कैलकुलेट करना है, फाइनल कितना दिया है 0.5 मोलर। मल्टीप्लाई कर दें इसे तो कितना हो जाएगा 25 इधर आया तो 50 इंटू 10 की पावर -2 मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स इंटू सेकेंड, तो सेकेंड से सेकेंड कैंसिल, बराबर कितना बचा R0 माइनस 0.5 मोलर।
0.5 को इधर ले आए तो 15 × 10⁻² कितना हो जाएगा? इट विल बी 0.5 मोल लीटर इनवर्स। ये भी कितना आ गया? 0.5 मोलर इज इक्वल्स टू R0। कहाँ गड़बड़ हो गई? टू इंटू 10⁻²। देखते हैं इसमें क्या हुआ है, कैलकुलेशन करते हैं। देखिए कहाँ हो रहा है। हाँ देखिए, गलती करी ना, ये -0.5 था, ये इधर आके क्या हो जाएगा? प्लस का 0.5। तो क्या बन गया? इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन का वैल्यू कितना हो गया? R0 विल बी 0.5 और 0.5 1 मोलर। तो व्हाट विल बी द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन? इट वाज 1 मोलर। तो देखिए कभी कभी हो जाता है जल्दीबाजी में, तो यहाँ माइनस था, ये इधर आके क्या हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा। तो 0.5 कितना हो गया? 1। ठीक है बच्चों, तो जीरो ऑर्डर में बहुत ज्यादा न्यूमेरिकल ऐसे मेंशन नहीं है, हमको गिवन नहीं है। बट हाँ, अगला जो हमारा फर्स्ट ऑर्डर का जो वीडियो होगा उसमें बहुत सारे न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं एग्जाम में, चाहे वो आपका जेई नीट हो, कुछ भी हो। तो फर्स्ट ऑर्डर में काफी वेराइटीज ऑफ क्वेश्चन हमें करने हैं। स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन पढ़ना है, प्रेशर के लिए हमें पढ़ना है, बट जीरो ऑर्डर में इतना ही है। तो मेरा नाम है निखिल दुबे और आप देख रहे हैं मेरा प्यारा सा चैनल सी फॉर केमिस्ट्री। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज इसे लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए। और अगला हम कौन सा चैप्टर स्टार्ट करें प्लीज मुझे कमेंट करके बताइए, ताकि हम उसका वीडियो हम 12th क्लास का स्टार्ट करें। थैंक यू।